शिंगो एक अकेला, बदसूरत और हारा हुआ इंसान है जो अपनी बेकार ऑफिस जॉब में फंसा हुआ है। लेकिन एक दिन वो तलवार और जादू की दुनिया में एक नोबल के रूप में फिर से जन्म लेता है। बस एक दिक्कत है, उसके इतने बड़े भाई हैं कि उसे गरीब और बदसूरत नौकर जैसा ट्रीट किया जाता है। शिंगो इस जमीन का सबसे ताकतवर जादूगर कैसे बनेगा और बिना किसी परेशानी की जिंदगी बिताएगा, ये उसकी कहानी है। कहानी शुरू होती है जब हमारा हीरो, जो अब वेल कहलाता है, एक बंजर जमीन के बीच में अकेला खड़ा होता है। तलवारों से लैस आक्रामक लोग उसे घूरते हैं। वेल अपना हाथ उठाता है और ध्यान लगाता है। उसका जादू दाहिने हाथ में जमा होता है। फिर वो जादू की किरण छोड़ता है जिससे सामने के बोल्डर और पत्थर टूट जाते हैं और जमीन सपाट हो जाती है। पीछे से लोग चीयर करते हैं और फिर खनन के लिए काम शुरू करते हैं। वेल देखता है कि उसके लोग पिकैक्स से जमीन जोत रहे हैं और टूटे पत्थरों को गाड़ी में भर रहे हैं। तभी दूसरा लड़का आता है और वेल की जादू का इस्तेमाल करने की तारीफ करता है। यहाँ तक कि मजदूर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि काउंट का जादू जमीन को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वेल मुस्कुराता है और जाने लगता है, लेकिन उसका बटलर रोडेरिक उसे और जमीन साफ करने में मदद मांगता है। कुछ घंटों बाद थका हुआ वेल आखिरकार अपने घर टेलीपोर्ट होकर लौटता है। एक ग्रुप लड़कियां उसे खुशी से वापस स्वागत करती हैं और वो उनके साथ चाय पीने बैठता है। लड़कियां मजाक करती हैं कि रोडेरिक की ओर उसे गुलाम की तरह काम करवा रहा है। वेल मानता है कि वो ऑफिस की नौकरी से ऐसा करने की आदत पड़ गई है, लेकिन लड़कियों को उसका मतलब समझ नहीं आता। वो अपने कमरे की ओर जाता है, लेकिन निराश होकर सांस लेता है। 10 साल हो गए ऑफिस वर्कर की जिंदगी से, फिर भी वो इस नई दुनिया की आदत नहीं डाल पाया। 10 साल पहले शिंगो एक आम ऑफिस वर्कर था। अपनी बेकार नौकरी से घर लौटता था, अकेले अपने अपार्टमेंट में खाना बनाता था। एक रात वो देर से खाना खाने वाला था जब नींद आ गई और वो खाने के सामने सो गया। लेकिन जब आंख खुली तो वो एकदम अलग खाने के सामने था। उसने देखा कि प्लेट में एक अलग चेहरा उसे देख रहा था। वो एक बच्चे के रूप में दूसरी दुनिया में बदल गया था। वहाँ संगीत बज रहा था और लग रहा था जैसे वो किसी शादी की पार्टी में है। पहले तो उसे लगा कि वो विदेश में है, लेकिन सब जापानी बोल रहे थे। उसने सोचा कि शायद सपना हो, लेकिन सब बहुत असली लग रहा था। खाने को छूने पर भी वो सच्चा महसूस हुआ। वो आंखें बंद करता है सपने से जागने के लिए, लेकिन एक आवाज़ उसे उठने को कहती है। एक बूढ़ा आदमी उसे उठने को कहता है ताकि वो खुद को सबको पेश कर सके। वो आदमी उसे मेहमानों के ग्रुप के पास ले जाता है और शिंगो से खुद को पेश करने को कहता है। शिंगो घबराता है क्योंकि सारे बड़े लोग उसे नीचे देख रहे हैं। शुक्र है दूसरा बड़ा लड़का एरिच उसे अपने सबसे छोटे भाई वेंडेलिन वॉन बेनो बामिस्टर यानी वेल के रूप में पेश करता है। वेल सोचता है, अरे क्या ये सच में दूसरी दुनिया है? ये तो जर्मन नाम जैसा लग रहा है। तुम लोग क्या सोचते हो? नीचे कमेंट करो। उसके बाद एरिच वेल के बगल में बैठता है और पूछता है कि क्या उसका दिमाग पहले खाली हो गया था। वेल एरिच से जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है और चूंकि वो सिर्फ 5 साल का है, एरिच उसे सब फिर से समझाता है। आज उनके सबसे बड़े भाई कर्ट की शादी है। उसने सर मैनबाज की दूसरी बेटी अमालिया से शादी की। उनके पिता को अपने वारिस के लिए पत्नी ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्हें खुशी हुई कि एक नोबल की बेटी ने उनकी फैमिली में शादी की। वेल को पता चलता है कि वो भी नोबिलिटी का हिस्सा हैं। रात बढ़ती है और लोग शराब पीकर मज़े करते हैं। वेल अपने नए शरीर और हालात से जूझ रहा है। उसे कम से कम ये खुशी है कि वो भाषा अपने आप समझ रहा है और साइन पर लिखे शब्द भी पढ़ सकता है। भाई की शानदार शादी से वेल अंदाज़ा लगाता है कि उनकी फैमिली शायद अमीर है, और अगर वो तीसरा बेटा है तो उसे काम या भूखे मरने की चिंता नहीं करनी चाहिए। वेल कांटा उठाता है और खाने का मज़ा लेने लगता है। अगले दिन वेल हैरान रह जाता है जब नाश्ते में जो परोसा जाता है वो गलत लगता है। सूखी सख्त रोटी और सूप जो बस पानी जैसा है। उसकी फैमिली इसे नॉर्मल खा रही है, लेकिन वेल चारों ओर देखता है। दीवारों का पेंट छिल रहा है, तस्वीरें फीकी पड़ गई हैं और टेबल भी लकड़ी के टुकड़ों से बमुश्किल टिकी है। जब उसका भाई मछली पकड़ने से लौटता है, वेल उससे फैमिली की हालत पूछता है। कल तो शानदार पार्टी हुई, फिर वो गरीब क्यों लगते हैं? एरिच बताता है कि मेहमानों के सामने सस्ता नहीं दिखाना था, इसलिए दिखावा करना पड़ा। असल में वो बहुत गरीब हैं। कल रात पर्दों से दीवारों के दरार छुपाए गए थे और खाना खास मेन्यू था, लेकिन अब रोज़ सूखी रोटी और पानी जैसा सूप ही मिलता है। वेल को समझ नहीं आता। वो नोबल फैमिली का तीसरा बेटा है तो उसे कुछ तो मिलना चाहिए। हैरानी से एरिच दूसरा भाई हेलमुट का स्वागत करता है जो शिकार से लौटा। 2 और जवान लड़के बात में शामिल होते हैं, पॉल और हरमन। फिर एरिच बताता है कि 2 और भाई शादी में नहीं आ सके। वेल को आखिरकार एहसास होता कि वो सिर्फ गरीब नोबल नहीं, वो 8वें बेटे हैं एक गरीब नोबल फैमिली के। लगता है मम्मी पापा को बेडरूम में बहुत मज़ा आया। बाद में वेल अपने नए माहौल का अध्ययन करने लगता है। वो हेलमट किंगडम में है, जहाँ राजधानी स्टटबर्ग में 10 लाख लोग रहते हैं। दक्षिण में ब्लेचरोडर ड्यूकडम है, लेकिन उससे और दक्षिण में उनका गांव बामिस्टर नाइटेडम है। ये बहुत ग्रामीण जगह है जहाँ सिर्फ 800 लोग हैं और वो वहाँ की नोबल फैमिली का 8वां बेटा है। वेल अपनी नई जिंदगी से दुखी हो रहा है,
लेकिन तभी वो अपने 3 भाइयों को मम्मी से विदा लेते देखता है। वो दौड़कर पूछता है कि क्या हो रहा है, तो एरिच बताता है कि वो जा रहे हैं। ज़मीन बांटी नहीं जा सकती, इसलिए भाई कर्ट को सारी ज़मीन मिलेगी और हार्मन ब्रांच फैमिली में शादी करेगा। बाकी भाइयों को राजधानी में अपनी ज़िंदगी शुरू करनी होगी और नोबल का दर्जा छोड़ना पड़ेगा। एरिच वेल के सिर पर हाथ रखता है और उसे स्किल्स सीखने की सलाह देता है। बेकार घूमना बंद करो। वेल उदास होकर भाइयों को विदा करता है। वो सीधे फैमिली की लाइब्रेरी जाता है भविष्य की तैयारी के लिए। दुर्भाग्य से जो किताबें मिलती हैं वो या तो कविता की हैं या प्यार की। किताबें शेल्फ में रखते वक्त वो गलती से एक बॉक्स गिरा देता है। बॉक्स में एक कागज़ और क्रिस्टल बॉल है। कागज़ पढ़ने पर पता चलता है कि क्रिस्टल बॉल जादू की क्षमता मापने के लिए है। वेल इसे नज़रअंदाज करने वाला था क्योंकि जादू असली नहीं हो सकता, लेकिन उसे याद आया कि वो अब दूसरी दुनिया में है। वो पढ़ता जाता है और सीखता है कि 1000 में से एक आदमी के पास इतना माना होता है कि वो जादू का स्पेल डाल सके। वेल की उम्मीद कमज़ोर पड़ने लगती है, लेकिन वो हिम्मत करता है। कागज़ बताता है कि जादू वंशानुगत नहीं होता, कोई भी जादूगर बन सकता है, इसलिए क्रिस्टल इसकी जांच कर सकता है। वेल को यकीन नहीं कि उसे जादू की काबिलियत मिलेगी, लेकिन कोशिश करने लायक है। वो क्रिस्टल बॉल को टेबल पर रखता है और माना डालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। यही वेल की उम्मीद थी, तो वो निराश नहीं होता। अचानक बॉल चमकने लगती है तेज सफ़ेद रोशनी से। उधर जंगल में एक लंबे बाल वाला आदमी परेशानी महसूस करता है और चारों ओर देखता है। कैसल में वेल अभी भी हैरान है कि बॉल ने उस पर रिएक्ट किया। वो कागज़ उठाता है और समझने की कोशिश करता है। कागज़ के मुताबिक अगर जादू की ऊंची काबिलियत है तो बॉल इंद्रधनुष की तरह चमकेगी। ऐसे में खास गाइड से जादू सीखने की सलाह दी जाती है। वेल लाइब्रेरी में गाइड बुक्स ढूंढने लगता है, लेकिन सिर्फ नॉवेल्स, ट्रैवल गाइड्स और कविता की किताबें मिलती हैं। जादू की किताबें कहीं नहीं हैं। तभी उसके पिता लाइब्रेरी में आते हैं वेल को ढूंढने। वेल पूछता है कि क्या और किताबें हैं, लेकिन पिता कहते हैं कि वो पढ़ नहीं सकते, इसलिए सिर्फ वो एक कमरा है। वो वेल से जंगल जाकर लकड़ियाँ लाने को कहते हैं। जंगल में वेल एक रैंडम स्टिक से जादू आजमाता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। वो उदास होकर ज़मीन पर बैठ जाता है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ एक लंबे बाल वाले आदमी की थी जो आसमान से उतरता है। वो खुश है कि आखिरकार उसे वेल जैसा इंसान मिला। वो वेल के सामने घुटनों के बल बैठता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन वेल डर से कांपता है और स्टिक से उसे भगाने की कोशिश करता है। आदमी माफ़ी मांगता है और स्टिक को धीरे से फेंक देता है। वो बताता है कि वो जादूगर है। उधर फेंकी गई स्टिक चट्टान से नीचे गिरती है और एक बड़ा बोल्डर हटा देती है। बोल्डर चट्टान से लुढ़कता है और ज़मीन हिल जाती है। आदमी और वेल नीचे देखते हैं तो बोल्डर एक बड़े जंगली सुअर पर गिरा होता है। सुअर बोल्डर हटाता है और उन्हें चट्टान पर देखकर गुस्से में दौड़ता है, सोचकर कि वो उसे मारना चाहते हैं। सुअर जोर से दहाड़ता है और वेल भागने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी वेल को पकड़ लेता है और भागने से रोकता है। वो वेल का हाथ सुअर की तरफ घुमाता है और हवा के जादू की कल्पना करने को कहता है। वेल चिल्लाता है, लेकिन आदमी बताता है कि पहले उसे माना को शरीर में घूमते हुए सोचना होगा। दोनों हरे प्रकाश से चमकते हैं और ऊर्जा वेल के हाथ में जमा होती है। वेल अभी भी घबराया हुआ है, लेकिन उसका जादू काम करता है और हवा का झोंका सुअर को पीछे धकेल देता है। सुअर अभी भी गुस्से में है, लेकिन इस बार आदमी अपना जादू इस्तेमाल करता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वो खुद को पूर्व कोर्ट जादूगर अल्फ्रेड रेनफोर्ड के रूप में पेश करता है। घर पर वेल को रोज़ का खाना निराश करता है। डिनर में चाय है जो इतनी पतली है कि पानी जैसी है। उधर अल्फ्रेड के साथ पी गई चाय शानदार थी। सुअर के बाद अल्फ्रेड चाय के साथ बताता है कि वो वेल को अपना जादू देना चाहता है। वेल हैरान है कि जब वो इसके लिए पैसे नहीं दे सकता तो क्यों। अल्फ्रेड सिर्फ एक शिष्य चाहता है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वो वेल को चेतावनी देता है कि जादू को गुप्त रखे। अगर लोग जान गए तो वो उसे अगला लॉर्ड बनाने की जिद करेंगे, जिससे वारिस की लड़ाई हो सकती है। अगले दिन उनकी पहली ट्रेनिंग मैचिंग कैपेसिटी की होती है, यानी वेल किसी के ज्यादा माना से अपने माना को मेल कर सकता है। दोनों हाथ पकड़ते हैं और माना को शरीर में घुमाते हैं। वेल को अल्फ्रेड का माना महसूस होता है और अल्फ्रेड उसे बधाई देता है। वो चिंतित था कि वेल जन्म से तय माना से मेल नहीं कर पाएगा, लेकिन वेल ने उससे भी ज्यादा माना लिया और अभी भी पूरा नहीं हुआ। घर पर वेल के पिता लाइब्रेरी में क्रिस्टल बॉल देखते हैं। वो सोचते हैं कि बॉल अपनी जगह से क्यों हटी। उन्हें याद आता है कि वेल हाल ही में वहां था और वो हंसते हैं। उनके वारिस कर्ट भी हंसता है और वो अंदाज़ा लगाते हैं कि वेल शायद जादू की कमी से दुखी हो गया होगा। उधर वेल आग का जादू सीख रहा है। अल्फ्रेड उसे तारीफ करता है कि कुछ दिन में ही उन्नत जादू सीख लिया। वो पहाड़ की सब्जियां भी लाया ताकि वेल को लगे कि वो सिर्फ जंगल में काम कर रहा है। रात को फैमिली वेल की तारीफ करती है कि उसने ढेर सारी सब्जियां लाई। कर्ट चिढ़ जाता है, जबकि पिता पूछते हैं कि एक खास सब्जी कहाँ से लाई। वो नदी के पार उगती है, क्या वेल जादू से उड़कर गया। वो हंसते हैं, लेकिन कर्ट सोचने लगता है कि वेल के पास जादू तो नहीं,
कुछ दिन बाद वेल और अल्फ्रेड आसमान में उड़ रहे हैं। वेल ट्रैकिंग जादू सीख रहा है। उसने ज़मीन की कंपन और बनावट महसूस की और निशाना लगाकर हवा से पत्थर फेंका। फिर वो पक्षी को भूनते हैं और दोनों में बांट लेते हैं। वेल ने अल्फ्रेड को वासाबी की बोतल भी ऑफर की। अल्फ्रेड को वासाबी की तीखापन महसूस नहीं हुई। खाने के दौरान अल्फ्रेड वेल को चेतावनी देता है कि जंगल के अंदर न जाए, वहाँ खतरनाक मॉन्स्टर हैं जो वेल के लिए मुश्किल हैं। जंगल में खाने का सामान और दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन लोग वापस नहीं आते। खाने के बाद वेल बताता है कि कर्ट उसे हाल में फॉलो कर रहा है। अल्फ्रेड अंदाज़ा लगाता है कि कर्ट को वेल के जादू का पता चल गया और वो अपनी जगह को लेकर चिंतित है। वेल को लॉर्ड बनना पसंद नहीं, ये उसे परेशानी लगता है। दूसरी ओर उसके पास भविष्य का कोई प्लान नहीं। अल्फ्रेड सुझाता है कि वो एडवेंचरर बने जो वेल को पसंद आता है। वो आंखें बंद कर भविष्य सोचता है। उधर अल्फ्रेड के हाथ में बैंगनी आभा दिखती है। वो हाथ छुपाता है और वक्त मांगता है। शुक्र है वो इसे रोक लेता है। डिनर में वेल अपने एडवेंचरर बनने के प्लान बताता है। उसका बड़ा भाई खुश होता है, लेकिन पिता कहते हैं कि उनके पास एडवेंचरर अकादमी में दाखिला के लिए पैसे नहीं हैं। अगली ट्रेनिंग में अल्फ्रेड वेल को ब्रेचबर्ग शहर दिखाता है, जहां एडवेंचरर अकादमी है। ये एक व्यापारिक शहर है जहां कोई भी मर्चेंट गिल्ड ज्वाइन कर सकता है। वेल सोचता है कि वो पैसे कमा सकता है, लेकिन पहले उसे वहां जाने का जादू सीखना होगा, खासकर उड़ने का जादू। अल्फ्रेड उसे हाथ पकड़कर आसमान में उड़ाता है। पहले वेल डर से चिल्लाता है, लेकिन अल्फ्रेड धीमा करता है और वेल को चारों ओर का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। रात को अल्फ्रेड को अपनी काली सज़ा से लड़ना पड़ता है। अगले दिन वेल उड़ने का जादू सीख रहा होता है जब अल्फ्रेड बताता है कि ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग है। वेल उसे रुकने की गुहार लगाता है क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, लेकिन अल्फ्रेड मना कर देता है। डिनर में पिता बताते हैं कि जंगल में व्हिस्परिंग डेड देखा गया। ये एक अनडेड क्रिएचर है जो इंसान की तरह दिखता है और बोल भी सकता है। फिर भी ये कॉर्प्स है तो दर्द नहीं महसूस करता। कुछ साल बाद ये बेसुध होकर जॉम्बी बन जाता है। वेल को अल्फ्रेड की ठंडी छुअन और वासाबी खाने की याद आती है। चिंता में वेल रात के जंगल में उड़ता है उसे ढूंढने। अंधेरे में वो गिर जाता है, लेकिन आखिरकार अल्फ्रेड से मिलता है। वेल उसे अनडेड के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन अल्फ्रेड मानता है कि वो वही है। 5 साल पहले वो ड्यूक के साथ दवा लेने गया था, लेकिन मॉन्स्टर के हमले में मारा गया। माना खत्म होने पर वो अनडेड बन गया क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश बाकी थी, अपना जादू सिखाना। वेल को देखकर वो खुश हुआ। अब वेल को आखिरी टेस्ट पास करना है, हॉली जादू से उसे मुक्त करना। वेल मना करता है, लेकिन अल्फ्रेड अपनी फैलती अनडेड हालत दिखाता है। वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। अल्फ्रेड वेल को हॉली जादू सिखाता है। जब वेल जादू डालता है, अल्फ्रेड की काली आभा कम होने लगती है और वो दर्द से चीखता है। फिर भी वो वेल को जारी रखने को कहता है। वेल की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अल्फ्रेड उसे सबक याद रखने को कहता है। वेल झुककर धन्यवाद देता है और अल्फ्रेड को मुक्त कर देता है। अल्फ्रेड मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। वेल को जिंदगी जीने की सलाह देता है। वेल रात में दर्द से चीखता है, लेकिन आंसू पोंछकर मुस्कुराता है और वादा करता है। कुछ साल बाद वेल मम्मी को विदा करता है और एडवेंचरर बनने का सपना लेता है। एडवेंचरर अकादमी में शोर है, स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक क्लास में नए स्टूडेंट्स खुद को पेश कर रहे हैं। नीली बालों वाली लड़की लुइस है, गुलाबी बालों वाली ईना है। वेल खुद को पेश करता है और टीचर पेपर बांटता है। ये स्टूडेंट्स का दुश्मन है, ग्रुप वर्क। उन्हें दूसरों के साथ पार्टी बनानी होगी। डिनर में वेल पहले ही अकेला महसूस करता है। कोई उसके पास नहीं बैठता। पास की टेबल पर लुइस और ईना उसकी गपशप कर रही हैं। वेल उनकी बैच का इकलौता स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। दूसरा लड़का, सुनहरे बालों वाला एरविन, बताता है कि वेल का जादू इतना ताकतवर है कि टीचर ने उसे सिखाना छोड़ दिया। अगर कोई उसकी पार्टी में शामिल हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। यही वजह है कि सब उसे घूरते हैं, लेकिन पास नहीं आते। शुक्र है एरविन का प्लान है। वो सोचते हैं कि वेल अकेला है क्योंकि वो सबकी जांच कर रहा है, तो अगर वो ग्रुप बनाए, एरविन सबसे अच्छा तलवारबाज, लुइस सबसे अच्छी मार्शल आर्टिस्ट और ईना सबसे अच्छी भाला चलाने वाली, तो वेल को अपनी टीम में ला सकते हैं। उधर वेल को पता नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। वो दोस्ती के लिए कंडीमेंट्स शेयर करने की सोचता है, लेकिन ग्रुप स्टूडेंट्स उसे रोकते हैं। अगली क्लास में टीचर शिकार का टास्क देते हैं। वेल उत्साहित है, लेकिन सब पहले से ग्रुप में है। पास की टेबल पर लुइस सोचती है कि क्या वेल को बुलाएं, लेकिन एरविन मना कर देता है। वो गलत समझते हैं कि वेल का अकेला होना चैलेंज है। कुछ घंटे बाद स्टूडेंट्स शिकार पेश करते हैं। एरविन का ग्रुप 3 सुअर लाता है। जब वेल आता है, वो अल्फ्रेड की जादू बैग से जानवर निकालता है और टेबल भर देता है। एक्स्ट्रायो हार मान लेता है और बाकी भी चले जाते हैं। वेल सफलता से परेशान है। उसे इनाम मिलता है। वो सबको खाने के लिए बुलाना चाहता है, लेकिन पीछे मुड़ता है तो कोई नहीं होता। रात को एरविन लड़कियों से शिकायत करता है। क्योंकि वो सबसे बड़े बेटे नहीं,
उन्हें बेकार समझा जाता है। जादू जागने पर वो फैमिली से ज़्यादा ताकतवर हो गए तो घर वाले शर्मिंदगी से दूर हो गए। वो गुस्से में हैं और वेल को पहचान दिलाने की ठान लेते हैं। अगले दिन एरविन और लड़कियां जंगल में गहरे जाते हैं लेकिन भेड़ियों से घिर जाते हैं। शुक्र है वेल पास में शिकार कर रहा था और ट्रैकिंग जादू से उन्हें महसूस करता है। वो दोस्ती के लिए उन्हें बचाने दौड़ता है। एरविन, लुइस और ईना भेड़ियों से लड़ते हैं लेकिन संख्या ज़्यादा है। एरविन घायल हो जाता है। भेड़िए और हमला करते हैं लेकिन वेल पहुंच जाता है। एक स्पेल से पत्थर के स्पाइक उगते हैं, भेड़ियों को पीछे धकेलते हैं। बाद में वो वेल से माफ़ी मांगते हैं और बताते हैं कि वो उसे पहचान दिलाना चाहते थे। वेल हैरान है लेकिन वो मानते हैं कि वेल का जादू एस रैंक है। वो पार्टी छोड़ देते हैं। वेल उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन टीचर आकर ड्यूक की पार्टी का निमंत्रण देता है। पार्टी में ड्यूक प्लेचरोडर वेल से मिलने सीधे आता है। वेल लुइस, ईना और एरविन को भी साथ ले जाता है। अंदर ड्यूक अमादेउस उन्हें अपने कोर्ट जादूगर ब्रांटैग से मिलवाता है। वो अल्फ्रेड का टीचर था। ब्रांटैग बताता है कि 7 साल पहले अल्फ्रेड की मौजूदगी खत्म हुई। वो अंदाज़ा लगाता है कि अल्फ्रेड की ख्वाहिश पूरी हुई। वेल मानता है कि वो अल्फ्रेड का शिष्य था और उसकी आखिरी बातें बताता है। ब्रांटैग दुखी है कि बच्चे को अपने गुरु को मुक्त करना पड़ा लेकिन शुक्रिया भी अदा करता है। वेल अल्फ्रेड की जादू बैग की चीज़ें लौटाता है। बाद में ईना और बाकी शर्मिंदगी जताते हैं कि उन्होंने वेल को गलत समझा। वेल हंसता है और बताता है कि उसने भी उन्हें ड्यूक से बचने के लिए इस्तेमाल किया। वो उनके साथ पार्टी में रहना चाहता है। सब हंसते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। ड्यूक आकर बताता है कि अल्फ्रेड की चीज़ें लौटाने के लिए वेल को 8000 गोल्ड कॉइन्स और उसकी एस्टेट मिलेगी। रात को वेल अपनी नई हवेली में खाना खाता है लेकिन अकेला महसूस करता है। वो सोचता है कि क्या दोस्त उसके साथ रहेंगे। वेल और दोस्त जादू एयरशिप में उड़ रहे हैं एरिच की शादी के लिए। लुइस उत्साहित है और नोबल की नौकरी के लिए तैयार है। एरविन डर से पोल पकड़े है। ब्रांटैग उन्हें भरोसा दिलाता है लेकिन अचानक काले बादल और कंकाल ड्रैगन आ जाता है। यात्री शिकायत करते हैं लेकिन क्रू कहता है कि ब्रांटैग ड्रैगन हरा देगा। लेकिन ब्रांटैग मानता है कि वो हॉली जादू ना होने से हार जाएगा। वो वेल से मदद मांगता है। वेल मना करता है लेकिन दबाव में आकर जाता है। वेल उड़कर ड्रैगन के पास जाता है। ड्रैगन काला धुआं छोड़ता है लेकिन वेल का बैरियर उसे बचाता है। ब्रांटैग एयरशिप का बैरियर बनाए रखता है। वेल हॉली जादू डालता है लेकिन ड्रैगन हमला करता है। आखिरकार वेल का जादू काम करता है और ड्रैगन गायब हो जाता है। वो हड्डियां जमा करता है और एक लाल रत्न मिलता है। यात्री पार्टी करते हैं। ब्रांटैग अपने दोस्त अर्थुरियो से मिलवाता है। सुबह सब नशे में हैं लेकिन वेल और दोस्त स्टडबर्ग की ओर देखते हैं। उतरने पर ब्रांटैग चला जाता है और अर्थुरियो के साथ वेल राजा से मिलता है। राजा उसे बारोनेट का खिताब देता है। एरिच के घर ब्रांटैग बताता है कि वेल अब पिता से ऊपर है। ईना और बाकी चिंतित हैं लेकिन ब्रांटैग कहता है कि वेल आज़ाद है। कैसल में वेल नोबल होने की परेशानी महसूस करता है। कार्डिनल होहेनहाइम मदद करता है। अर्थुरियो बताता है कि चर्च और सेना वेल को अपने साथ चाहते हैं। सूरज डूबते वक्त वेल को घर जाने की इजाज़त मिलती है। बाहर एक आदमी भाला घुमाता है। अर्थुरियो कहता है कि वो उसका रिटेनर बनना चाहता है। गार्ड उसे भगा देते हैं। एरिच की शादी में भाई उदास हैं क्योंकि शादी का तोहफा नहीं आया। वेल आगे बढ़कर तोहफा देने का वादा करता है। शादी सफल होती है लेकिन वेल सोचता है कि नोबल होना परेशानी भरा है। पार्टी के बाद अर्थुरियो उसे एक जार देता है, उम्मीद में कि कुछ हो सकता है, और वो एक सोयाबीन का जार था। वेल ने अपनी और अपने दोस्तों की तुरंत अपनी हवेली में टेलीपोर्ट कर लिया। फिर पूरी रात उन्होंने सोयाबीन को पकाया और वेल ने जादू का इस्तेमाल करके इसकी फर्मेंटेशन को तेज कर दिया। सब कुछ इसलिए ताकि वो मिसो सूप बना सके। फिर उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ खाना शेयर किया और खुद से वादा किया कि वो सबसे अच्छा नोबल बनेगा। अगले एपिसोड में वेल को कार्डिनल होहेनहाइम द्वारा बपतिस्मा दिया जाता है। धन्यवाद के तौर पर वेल ने कार्डिनल को एक बड़ा तोहफा दिया। उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और चाय लाने आया। वेल को नन की वर्दी में लड़की देखकर प्यार हो गया। उसने खुद को एलिसे कार्डिनल होहेनहाइम की पोती के तौर पर पेश किया। जब वेल उठकर खुद को पेश करने लगा तो उसे एलिसे से कुछ अजीब सा लगा। उसे एहसास हुआ कि वो जादू इस्तेमाल कर सकती है। कार्डिनल ने उसकी शक को सच साबित किया और बताया कि एलिसे वाकई पवित्र हीलिंग जादू का इस्तेमाल कर सकती है। ये कमाल की बात थी क्योंकि वेल तो सिर्फ पवित्र शुद्धिकरण जादू ही इस्तेमाल कर सकता था। एलिसे अभी चर्च में घायलों को ठीक करने में मदद करती है और उसे सेंट होहेनहाइम का नाम मिला है। लेकिन कार्डिनल होहेनहाइम चाहते हैं कि एलिसे एक आम लड़की बने और शादी करे। कई परिवार पहले से ही उससे शादी के लिए पूछ रहे हैं। वेल ने मजाक में कहा कि उसे भी इस रेस में शामिल होना चाहिए, लेकिन वो अभी कम उम्र का है। कार्डिनल ने सहमति जताई और पूछा कि क्या ये ठीक होगा कि वो उम्र होने पर शादी कर लें। वेल हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी अकेली गूंजी। बस वेल को एलिसे से मिलने के कुछ मिनट बाद ही सगाई हो गई। बैठक के बाद कार्डिनल होहेनहाइम अपने बगीचे में अकेले चाय पी रहे थे। वो और उनके बटलर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या वेल और एलिसे की सगाई इतनी जल्दी करना सही था। कार्डिनल ने तो राजा से भी इजाज़त ले ली थी, इसलिए ड्यूक ब्लेचरोडर, वेल के बॉस, कुछ नहीं कह सकते। सबसे बड़ी बात,
उन्हें वेल को अपने परिवार से जोड़ने के फायदे दिख रहे थे। पहला, वेल का दिया तोहफा सोने से भरा एक बक्स था, जिससे पता चलता है कि वेल चर्च की ताकत को समझता है। एक वाइकाउंट रैंक का परिवार होने के नाते एलिसे का एक बैरोनेट से शादी करना उनके लिए फायदेमंद होगा। इस बीच अपने भाई की हवेली में वेल ने अपनी सगाई की खबर अपने पार्टी मेंबर्स को बताई। सब खुश थे, लेकिन वेल अकेला था जो संतुष्ट नहीं था। वो पहले किसी लड़की को जानना चाहता था, फिर सगाई करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्तों ने समझाया कि पति पत्नी को न जानना आम बात है। वेल के भाई एरिच ने तो अपनी वाइफ से शादी के दिन ही मुलाकात की थी, तो अब उन्होंने वेल को आंखें बंद करने को कहा ताकि वो उस पर क्लाउन मेकअप लगा सकें। क्लाउन के भेस में वेल अभी इसलिए था क्योंकि वो राजधानी में बिना किसी की चापलूसी के घूमना चाहता था। असल में कोई उसे ड्रैगन स्लेयर के तौर पर नहीं पहचान रहा था, भले ही वो स्टोर के बीच में खड़ा हो। एयरविग ने उसे कुछ खरीदने के लिए कहा, खासकर अपनी होने वाली वाइफ के लिए। शॉपिंग करने के बाद वेल राजधानी में घूम रहा था जब उसकी टक्कर उस लड़के से हो गई जो उसका रिटेनर बनना चाहता था, यानी ह्यूमन फिजेट स्पिनर। एयरविग ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका क्लाउन लुक में कोई उसे नहीं पहचान सकता, लेकिन हैरानी की बात, उस स्पीयर वाले ने वेल के दांत पहचान लिए। आसपास के लोगों ने सुना और नाइट्स चिल्लाने लगे कि वेल उन्हें रिटेनर बनाए। उधर स्पीयर वाला फिर से अपनी स्टिक घुमाने वाला था। वेल ने टेलीपोर्ट से खुद को वहां से हटा लिया। इससे पहले कि हंगामा हो, घर लौटकर एरिच ने वेल को सुझाव दिया कि वो रिटेनर रख ले ताकि बाकी लोगों के ऑफर ठुकरा सके। एयरविग ने फौरन खुद को पेश किया और वेल ने उसे तुरंत हायर कर लिया। एयरविग हैरान था, जबकि वेल एलिसे के लिए खरीदा तोहफा निकालकर हवेली से चला गया। उधर एयरविग अभी भी खुशी से हक्का बक्का खड़ा था कि उसे रिटेनर की नौकरी मिल गई। वेल ने होहेनहाइम के महल में टेलीपोर्ट से बगीचे में घुसने की कोशिश की। कार्डिनल उसे पकड़ने वाले थे, लेकिन वेल तुरंत जमीन पर लेट गया। जब एलिसे ने उसे देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ा और छिप गया, इससे पहले कि कार्डिनल दोनों को देख लें। दोनों छत पर छिप गए, जहां वेल ने एलिसे के लिए खरीदे कुकीज निकाले। दुर्भाग्य से सारी भागदौड़ में कुकीज टूट गईं। उसने उन्हें पीछे छिपा लिया और एलिसे से कहा कि वो कुछ देर बात करें। जब उसने सगाई के बारे में उसकी राय पूछी तो एलिसे ने मुस्कुराकर कहा कि उसे ये अच्छा लगा। उसके दादाजी ने वेल को चुना और वो ड्रैगन स्लेयर की वाइफ बनने में खुश है। घर पर एयरविग अपनी पार्टी मेंबर्स ईना और लुइस को बता रहा था कि वो वेल का रिटेनर बन गया। दोनों लड़कियां नाराज थीं क्योंकि दोपहर वो सिर्फ कपड़े खरीदने में बिता रही थीं। उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें भी वेल का रिटेनर बनना चाहिए, लेकिन एयरविग ने हंसकर कहा कि अब वो उसके अंडर में आएंगी क्योंकि वो पहला रिटेनर है। जब एरिच और उसकी वाइफ आए तो एयरविग का ध्यान भटक गया और लुइस ने एक नया प्लान सोचा कि वो एयरविग से ऊपर कैसे आए। बस उन्हें वेल की कंसबाइन बनना है। जब वेल आया तो लुइस ने अपने नए कपड़ों और अजीब डांस मूव्स से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की। वेल को समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही है और वो कमरे से चला गया। रात को लुइस ने अपने नए कपड़े काट डाले ताकि वेल को और आकर्षित कर सके। ईना ने उसकी मेहनत की तारीफ की, लेकिन लुइस ने बताया कि वो ये सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि उसका परिवार उसे स्वीकार करे और वो अपना डोजो खोल सके। ईना को उसकी मेहनत से प्रेरणा मिली और उसने भी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। उधर वेल को एलिसे से डिनर का निमंत्रण मिला। अगले दिन एलिसे और वेल ने एक थोड़ा अजीब डिनर शेयर किया। खाने के बाद वेल जा रहा था जब होहेनहाइम का बटलर ने उसे सलाह दी कि वो एलिसे को उनकी पहली डेट की याद के तौर पर कुछ दे। तो वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप गए। वहां ज्वेलरी शॉप में कई साइज और रंग के रिंग्स और गहने सजे थे। वेल को सब कुछ चमकीला और बेकार लगा। एलिसे ने धीरे से कहा कि उसे महंगा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, लेकिन वेल ने भरोसा दिलाया कि उसके पास पैसे हैं। आखिर ड्रैगन मारने के इनाम के पैसे अभी भी बचे हैं। फिर उसकी नज़र शॉप के कोने में एक साधारण रिंग पर पड़ी। स्टोर ऑनर ने सुझाव दिया कि वो कुछ और ले क्योंकि ये रिंग सगाई के लिए बहुत सादी है, लेकिन वेल ने देखा कि एलिसे को वो रिंग पसंद आई तो उसने वहीं ले ली। असल में वो रिंग नॉर्मल से 6 गुना महंगी थी क्योंकि वो मैजिक स्टोन से बनी थी। रिंग खरीदने के बाद वो दोनों घर लौटे। गाड़ी में एलिसे ने वेल से पूछा कि क्या उसे पता था कि रिंग मैजिक स्टोन से बनी है। स्टोर ओनर ने कहा था कि ये बहुत सारा मैजिक पावर स्टोर कर सकती है, तो शायद वेल ने इसे इसलिए खरीदा ताकि एलिसे भविष्य में काम आ सके। लेकिन वेल ने साफ किया कि ऐसा नहीं था। उसने रिंग इसलिए चुनी क्योंकि उसे लगा कि ये एलिसे के लिए सही है। फिर उसने एलिसे को बताया कि राजधानी में रहते हुए उसे ड्रैगन स्लेयर कहे जाने का दबाव बहुत था। उसी तरह वो एलिसे से प्रभावित था जो बचपन से सेंट कहलाने के दबाव को झेल रही थी। उसने रिंग में जादू डालना शुरू किया और वो लाल रोशनी से चमक उठी। फिर चारों तरफ सितारों का भ्रम पैदा हो गया, जिससे वेल हैरान रह गया। उधर एलिसे वेल को देखती रही, उसकी गहरी बात से छू गई। रात को कार्डिनल होहेनहाइम ने अपने बटलर से वेल की राय पूछी। बटलर ने कहा कि वेल को समझना मुश्किल है, लेकिन उसने देखा कि बाकी लोग जो एलिसे को सेंट की तरह देखते थे, वेल ने उसे एक आम लड़की की तरह ट्रीट किया। एयरविग, लुइस और ईना राजधानी में मजे कर रहे थे।
एयरविग ने लड़कियों से पूछा कि वेल को इम्प्रेस करने का प्लान कैसा चल रहा है, लेकिन लड़कियों ने कहा कि उन्हें जल्दी नहीं है। वेल अभी एलिसे के साथ व्यस्त है तो वो ब्रिजबर्ग लौटने पर कोशिश करेंगी। तभी एलिसे अचानक आ गई। शुक्र है उसने उनकी बात नहीं सुनी। एयरविग ने बताया कि वेल को पैलेस बुलाया गया है, लेकिन एलिसे वेल से मिलने नहीं बल्कि उनसे मिलने आई थी। वो जानना चाहती थी कि वेल कैसा लड़का है। उधर पैलेस में राजा ने वेल से एक और ड्रैगन मारने को कहा। चूंकि वो राजा के अधीन नोबल है, वेल को मानना पड़ा। नाइट कमांडर ने वेल और ब्रांटाग को उनकी हाल की एक्सपीडिशन के बारे में बताया। उनका प्लान पालकेनिया प्रेयरी को विकसित करना था ताकि राजधानी की खाने की कमी दूर हो सके, लेकिन वो प्रेयरी एक पुराने ड्रैगन ग्रेगोरलैंड की है। चूंकि सिर्फ मैजिशियन ड्रैगन के सांस को झेल सकते हैं, वो वेल और ब्रांटाग की मदद चाहते थे ताकि ड्रैगन को भगाया जा सके। वेल को शक था कि क्या 2 मैजिशियन एक पुराने ड्रैगन को हरा सकते हैं, लेकिन राजा के पास एक और शख्स था। एक मस्कुलर आदमी कमरे में घुसा और खुशी से सबका अभिवादन किया। उसने राजा के सामने घुटने टेके और जोश से कहा कि तीनों तुरंत पालकेनिया प्रेयरी जाएंगे और ड्रैगन को खत्म करेंगे। वो पैलेस मैजिशियन आर्मस्ट्रैंग था। तीनों आसमान में उड़ते हुए प्रेयरी की तरफ गए। आर्मस्ट्रैंग आगे था, जिसकी रफ्तार से वेल हैरान था। वो सैनिक गैरिसन की तरफ जा रहे थे जो प्रेयरी की सीमा पर है। वहां से वो रणनीति बनाएंगे और ड्रैगन से लड़ने की तैयारी करेंगे। एरिच की हवेली में एरिच ने बाकियों को वेल के नए मिशन की खबर दी। पता चला कि वेल को सिर्फ ड्रैगन हटाने के लिए नहीं भेजा गया था। ड्रैगन के जाने के बाद प्रेयरी के मॉन्स्टर्स बाहर आ सकते हैं और नज़दीकी शहरों पर हमला कर सकते हैं, तो वेल को उन्हें भी ख़त्म करना है। उसे अस्थायी सेना बनाने की इजाज़त भी मिलेगी। बाकियों ने पूछा कि कोई ज़मीन वाला नोबल क्यों नहीं भेजा गया, लेकिन इसके पीछे राजनीति थी। अगर कोई और नोबल जाता तो वो ज़मीन मांग सकता था, लेकिन वेल जो रॉब नोबल है उसे सिर्फ मेडल और पैसा मिलेगा और राजा ज़मीन रखेगा। उधर हवेली के बाहर शोर हुआ। कई नाइट्स अभी भी वेल का रिटेनर बनने के लिए जमा थे। उनके अगुआ ह्यूमन फिजेट स्पिनर था जो अभी भी अपनी स्पीयर घुमा रहा था। ये वेल की अस्थायी सेना बनाएंगे। एयरविक को उन नाइट्स पर तरस आया, लेकिन एरिच ने बताया कि एयरविक को ही उनकी अगुवाई करनी होगी। चूंकि वेल मैदान में है तो उसका रिटेनर एयरविक जिम्मा लेगा। कुछ दिन बाद एयरविक सेना को पालकेनिया प्रेयरी की तरफ ले गया। उनकी अस्थायी सेना में नोबल्स के बच्चे और मास्टरलेस रिटेनर्स थे जो जंग में शोहरत पाकर अपनी रैंक बढ़ाना चाहते थे। रात को एयरविक ने अपने पार्टी मेंबर्स के साथ टेंट शेयर किया। लड़कियां थोड़ी नर्वस थीं क्योंकि ये उनकी पहली जंग होगी, लेकिन राहत की बात उन्हें सिर्फ आम मॉन्स्टर्स से लड़ना है, जबकि वेल की पहली जंग स्केलेटल ड्रैगन से थी। तभी एक और शख्स कैंपेन में शामिल हुआ। वो एलिसे थी। चूंकि वो हीलिंग जादू जानती है, उसे मदद के लिए बुलाया गया था। उसने पूछा कि वेल कहाँ है, तो एयरविक ने बताया कि वेल ड्रैगन के डेन के पास कैंप कर रहा है। सुबह होते ही जंग शुरू होगी। सुबह होते ही वेल, ब्रांटाग और आर्मस्ट्रैंग ने ड्रैगन के डेन को देखा। डेन एक बड़ा गड्ढा था जिसमें अजीब पंजे जैसे पत्थर थे। जमीन हिलने लगी जब ड्रैगन सोकर उठा। पत्थर टूटे और नीचे हरा ड्रैगन दिखा। उसकी दहाड़ से जंग शुरू हो गई। आर्मस्ट्रैंग ने जल्दी अपनी आर्मर स्पेल डाली और स्टील की प्लेट पहन ली। हाथ में बड़ा हथौड़ा लिया। वो आसमान में उछला और ड्रैगन के सिर पर हथौड़ा मारा। वेल आर्मस्ट्रैंग की ताकत देखकर दंग रह गया। आर्मस्ट्रैंग का जादू उसकी मैजिक पावर को शारीरिक ताकत में बदलता था। उसकी आर्मर की डिफेंस उनकी नॉर्मल मैजिक बैरियर से कहीं ज्यादा थी। जब आर्मस्ट्रैंग ने ड्रैगन को जमीन पर पटका तो ब्रांटाग ने वेल को तैयार रहने को कहा। आर्मस्ट्रैंग ड्रैगन को दबाए रख रहा था, जिससे वेल को लगा कि उन्हें उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। ब्रांटाग ने बताया कि आर्मस्ट्रैंग का जादू बहुत मैना खाता है। अगर मैना खत्म हो गया तो वो मर जाएगा। इसलिए वो ड्रैगन को जल्दी दबाना चाहता था ताकि वेल आखिरी वार कर सके। आर्मस्ट्रैंग ने सिग्नल दिया और वेल ने अपना जादू छोड़ा जो ड्रैगन को बांध दिया। उधर कैंप में एलिसे दूर पहाड़ी की तरफ देख रही थी और वेल की चिंता कर रही थी। एयरविग और बाकी लोग नाश्ता लेकर आए ताकि उसका ध्यान भटका सकें। उन्होंने एलिसे को वेल का पसंदीदा मिसो सूप भी पिलाया जो वो साथ में बनाते थे। उनकी बातों से एलिसे खुश हुई। तभी एक सिपाही आया और खबर दी कि वेल ने ड्रैगन को हरा दिया। ड्रैगन के डेन में वेल ने ड्रैगन की लाश को अपनी मैजिक बैग में रख लिया। इस मिशन में इनाम कम था तो वो लाश बेचकर पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन आर्मस्ट्रैंग और ब्रांटाग ने वेल को चेतावनी दी कि सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी है। आखिर अल्फ्रेड को मजबूत दुश्मन ने नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की संख्या ने हराया था। कुछ घंटे बाद कैंप में एलिसे घायलों को ठीक करने में व्यस्त थी। इतने सारे मॉन्स्टर्स थे कि फ्रंट लाइन से घायल सिपाही आते रहे। सिपाहियों ने कहा कि मैजिशियंस की वजह से ही वो लाइन रोक पा रहे हैं। एलिसे ने उनकी बात सुनी और वेल की चिंता बढ़ गई, लेकिन उसे अपना काम करना था। वो रात भर घायलों को ठीक करती रही। उसने वेल की दी रिंग के जादू का भी इस्तेमाल किया।
थोड़ी देर बाद वो आराम करने बैठी। एक नाइट ने उसे देखा और पूछा कि क्या वो सचमुच ड्रैगन स्लेयर से सगाई कर रही है। एलिसे ने पूछा कि वेल फ्रंटलाइन पर सुरक्षित है या नहीं, तो नाइट ने भरोसा दिलाया कि वेल न सिर्फ ठीक है बल्कि उनकी जीत का कारण वही है। नाइट ने कहा कि जैसे हीरो वेल आम लोगों से ऊपर होते हैं। उसकी बातों से एलिसे को वेल के साथ हुई बात याद आई। वेल को हीरो कहे जाने का दबाव पसंद नहीं था। उसे वेल की कुर्बानी पर दुख हुआ, जो अभी भी हीरो बनकर मेहनत कर रहा था। एलिसे ने फैसला किया कि वो वेल के साथ रहेगी और सेंट होहेनहाइम के तौर पर अपना योगदान देगी। वो रात भर घायलों को ठीक करती रही और जब उसका मैना खत्म हो गया तो उसने एक मेडिक से मेडिकल सप्लाई मांगी। थोड़ी देर बाद एक सिपाही चिल्लाया कि वो जीत गए हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम की ज़रूरत थी क्योंकि सर बॉमेस्टर घायल हो गया था। एलिसे घबरा गई और घायलों की तरफ दौड़ी। उसने वेल को पुकारा, लेकिन जब वो सिपाहियों के पास पहुंची तो पता चला कि घायल वेल का भाई था। तभी एक आवाज़ आई और वो वेल था, चिंता और खुशी से भरा। एलिसे को इतनी राहत मिली कि सारा तनाव एक साथ आ गया और वो बेहोश हो गई। जब एलिसे की आंख खुली तो वेल उसके पास बैठा था। वेल ने बताया कि फ्रंटलाइन पर उसे पता चला कि एलिसे ने हर घायल को ठीक किया। सब लड़ते रह सके सेंट की ताकत की वजह से। वेल पानी लाने जा रहा था, लेकिन एलिसे ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसे वेल की हीरो न बनने की भावना समझ आई। थोड़ी देर बाद आर्मस्ट्रांग आया और एलिसे को जोर से गले लगा लिया। वेल हैरान रह गया क्योंकि आर्मस्ट्रांग एलिसे का अंकल था। कुछ दिन बाद वेल और उसके पार्टी मेंबर्स ने नया घर लिया। उनकी नई कामयाबी की वजह से वो राजधानी में ही रुक गए। एलिसे मिसो सूप लेकर आई और वेल ने उसे स्वागत किया। लेकिन एलिसे को एक बात साफ करनी थी। चूंकि वेल लुइस और ईना के साथ रहता था, उसे लगा कि वो उनसे सगाई कर चुका है। वेल ने जल्दी से समझाया कि वो सिर्फ पार्टी मेंबर्स हैं, लेकिन मौका देखकर उसने एलिसे से कंसबाइन के बारे में राय पूछी। एलिसे को कोई परेशानी नहीं थी जैसे बाकी सबके साथ। तो जब लुइस और ईना ने फिर से ऑफर किया, वेल ने मना नहीं किया। अगला एपिसोड एक और शादी से शुरू हुआ। इस बार वेल का दूसरा भाई हेलमेट किसी नाइटडम में शादी कर रहा था। हर कोई अपनी दुनिया में ऊंचा चढ़ रहा था, खासकर वेल, जो अब पूरे किंगडम का ध्यान खींच रहा था, खासकर अब जब किंगडम में टूर्नामेंट होने वाला था। सभी नोबल्स को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार हिस्सा लेना था, लेकिन टूर्नामेंट में सिर्फ तलवारबाजी, भाला चलाना, तीरंदाजी और हाथ से हाथ की जंग थी। नोबल होने के नाते वेल को तलवार चलानी चाहिए, तो शायद उसे उसी में हिस्सा लेना चाहिए। वेल सोच रहा था कि क्या वो आर्मस्ट्रांग की तरह जादू से शरीर को मजबूत कर सकता है, लेकिन एरिच ने चेतावनी दी कि जादू की इजाजत नहीं है। हर सुबह लुइस, ईना और एयरविग दौड़ते थे। एयरविग लड़कियों से शिकायत करता कि अनफेयर है कि वो जादू से खुद को मजबूत करती हैं। उधर वेल गंभीर मुद्रा में ऊपर उड़ता दिखा। बाद में ब्रांटाग ने लड़कियों को बताया कि ड्यूक अमादेउस ने उन्हें भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का हुक्म दिया है। उन्हें नोबल की बेटी के लायक लड़ना होगा। लड़कियां तुरंत उठीं और ट्रेनिंग के लिए चली गईं। उधर एयरविग सोफे पर आलस करता रहा। उसे हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रांटाग ने कहा कि अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेगा तो पार्टी उसे बोझ समझ सकती है। डिनर पर वेल ने खबर दी कि पिछले टूर्नामेंट के विजेता वॉरेन ने हिस्सा न लेने का फैसला किया ताकि दूसरों को मौका मिले। इससे उनकी जीत आसान हो सकती है। लेकिन उसने एलिसे को पार्टी में जोड़ने की इजाजत मांगी। सबने हाँ कहा क्योंकि एलिसे का हीलिंग जादू फायदेमंद होगा। उधर एयरविग को अपनी जगह पर शक हुआ, तो उसने जोर से कहा कि वो टूर्नामेंट जीतेगा और पीछे नहीं रहेगा। अगले दिन एयरविग ने दौड़ में पूरी ताकत लगाई और लड़कियों को पीछे छोड़ दिया। वेल थका हुआ था और दौड़ में पिछड़ गया। उन्होंने पुशअप्स और हथियार ट्रेनिंग भी की, जिसमें वेल तलवार संभाल नहीं पाया। सूरज डूबने के बाद भी तीनों ट्रेनिंग करते रहे, जबकि वेल बीमार होकर बिस्तर पर था। एयरविग ने इतनी मेहनत की कि उसके हाथ से खून निकल आया, फिर भी वो तलवार घुमाता रहा। लड़कियों को लगा कि शायद एयरविग टूर्नामेंट जीत सकता है, लेकिन फिर बुरी खबर आई। वॉरेन को राजा ने फिर से टूर्नामेंट में आने का हुक्म दिया ताकि युवाओं के लिए चुनौती बने। एयरविग उदास हो गया और अपने कमरे में चला गया। लड़कियों ने उसे हौसला दिया, लेकिन वो बोला कि उसे रिजल्ट दिखाने हैं। टूर्नामेंट के दिन सब एरिना में पहुंचे। एलिसे लंच बॉक्स लेकर आई ताकि लड़ाई के बाद सब खा सकें। वेल की पहली लड़ाई में उसे वॉरेन से टक्कर लेनी थी, जो नाइट कमांडर और पिछले विजेता थे। वेल ने तलवार निकाली और हिम्मत जुटाई। घंटी बजते ही वॉरेन ने तेजी से वार किया और तलवार के हत्थे से वेल के पेट पर मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। होश आने पर वेल ने चाय के साथ बाकियों का साथ दिया। हर जीत के साथ एयरविग तलवारबाजी में ऊपर चढ़ा, ईना भालेबाजी में और लुइस हाथ से हाथ की जंग में। लेकिन लुइस सेमीफाइनल में हार गई। ब्रांटाग ने उसकी मेहनत की तारीफ की, क्योंकि मैजिक फिस्ट स्टाइल बिना जादू की लड़ाई में नुकसानदेह था। ईना भालेबाजी के फाइनल प्रीलिमिनरीज में पहुंची और उसका अगला मुकाबला ह्यूमन फिजेट स्पिनर से था। वो ईना को देखकर उत्साहित था क्योंकि शायद वेल उसकी परफॉर्मेंस देख रहा हो। लड़ाई शुरू होते ही उसने ईना पर वार किया। ईना ने जवाबी हमला किया,
लेकिन वो उसकी स्पीयर रोककर फिजेट मूव से उसे हरा दिया। ईना ने हार की खबर दी और बताया कि ह्यूमन फिजेट स्पिनर काफ़ी मजबूत है। उसका नाम रोडेरिच है और व्यापारी परिवार से होने के कारण वो अकाउंटिंग और कानून भी जानता है। लेकिन वेल सुन नहीं रहा था, वो सो गया था क्योंकि उसने आज एलिसे का लंच बॉक्स तैयार किया था। उधर एयरविग ने सेमीफाइनल जीता, लेकिन कंधे पर गहरी चोट लगी। अगला मुकाबला वॉरेन से था। लड़कियों ने उसकी चोट ठीक की, लेकिन एक ऑफिशियल ने हार मानने को कहा। लेकिन एयरविग ने ठान लिया कि वो लड़ेगा। लड़कियों ने बताया कि ब्रांटाग ने उसे सच कहा था कि वो बोझ बन सकता है, लेकिन उन्होंने लंच बॉक्स दिखाया जो वेल ने बनाया था। ये साबित करता था कि वेल उन्हें बाहर नहीं करेगा। कुछ दिन बाद एयरविग और ईना वॉरेन के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग करने लगे। लुइस ने वेल को अपने और अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग के लिए बुलाया। उन्हें अगले 2 साल तैयार करना था ताकि वो बड़े होकर सही एडवेंचरर बने। वेल को हैरानी हुई कि लुइस का मास्टर आर्मस्ट्रांग था। वेल को लगा कि शायद वो भी मस्कुलर बन जाए, लेकिन खुशी से वो ट्रेनिंग में शामिल हो गया। 3 साल बाद बामिस्टर नाइटेडम के गांव में वेल का परिवार जमीन बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। कर्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था, तभी उसकी वाइफ आई और खबर दी कि राजधानी से मेहमान आए हैं। कर्ट को हैरानी हुई कि इतनी दूर से कोई आया, लेकिन जब उसे पता चला कि बात वेल की है तो वो नाराज हो गया। महल में मेहमान ने कर्ट को राजधानी के ऑडिटर का लेटर दिया। कर्ट ने लापरवाही से उसे वाइफ को थमा दिया और सोचा कि ये वेल के परिवार में शामिल होने का ऑफर होगा। कर्ट गुस्से में बोला कि उसे वेल की शोहरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वाइफ ने लेटर पढ़कर चिल्ला दिया। पता चला कि वेल प्राचीन खंडहरों की खोज के दौरान मर गया। कुछ दिन पहले वेल ने सफलतापूर्वक अपनी उम्र और लाइसेंस्ड एडवेंचरर बनने की खुशी मनाई। उसे खुशी थी कि अब नोबल की जिम्मेदारियों से आज़ादी मिली और वो जहां चाहे एडवेंचर कर सकता था। उनकी पहली मिशन ब्रांटाग ने दी, जो राजा का रिक्वेस्ट था कि वो प्राचीन खंडहरों की खोज करें। वेल की पार्टी खंडहरों में गई। ब्रांटाग उनके सलाहकार बने। ब्रांटाग ने चेतावनी दी कि पहले कई एडवेंचरर भेजे गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। फिर वेटरन एडवेंचरर गए, वो भी गायब हो गए। तो गिल्ड ने सोचा कि वहाँ ड्रैगन है और ड्रैगन स्लेयर वेल से बेहतर कौन होगा। उनकी पार्टी का नाम ड्रैगन बस्टर रखा गया। खंडहर की सुरंगों में चलते हुए वेल ने पार्टी को डांटा कि वो उसके पीछे छिपे हैं, लेकिन एयरविग ने कहा कि सिर्फ वेल का ड्रैगन से अनुभव है और अगर ड्रैगन सांस मारेगा तो वो मर जाएंगे। ब्रांटाग ने डिटेक्शन मैजिक से जगह चेक की, फिर अंदर गए। हैरानी की बात, अंदर खाली था। पुराने एडवेंचरर का कोई निशान नहीं। ब्रांटाग ने अचानक कुछ महसूस किया और सबको बाहर निकलने को कहा, लेकिन देर हो गई। दरवाज़ा बंद हो गया और उनके पैरों के नीचे मैजिक सर्कल बन गया। वो जम गए और ब्रांटाग ने सबको तैयार रहने को कहा। यह प्राचीन सभ्यता का जाल था। एक एक करके सब गायब हो गए। एलिसे ने वेल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी गायब हो गया। फिर एलिसे भी चली गई। जब सबकी आंख खुली तो वो एक नए कमरे में थे। दीवार पर साइन था, रिवर्स हैंगिंग। ब्रांटाग ने अंदाज़ा लगाया कि टेलीपोर्टेशन ने उन्हें खंडहर के सबसे नीचे ले गया। अब उन्हें सीढ़ियां चढ़नी थीं। लुइस ने वेल से कहा कि वो टेलीपोर्ट से निकाल दे, लेकिन वेल ने बताया कि इसके लिए उसे जगह का पता होना चाहिए, जो अभी नहीं था। सीढ़ियां चढ़ते हुए एलिसे वेल के चौके से चिपकी रही। वेल ने उसे मुस्कुराकर हिम्मत दी। अगले कमरे में घुसते ही दरवाज़ा बंद हो गया और सिपाही गोलेम जाग गए। वेल जादू करने वाला था, लेकिन बाकियों ने रोका। उन्हें नहीं पता था कि कितने फ्लोर बचे हैं, तो वेल का जादू बचाना ज़रूरी था। तीनों योद्धाओं ने तलवार, भाला और मुक्कों से गोलेम तोड़े। ब्रांटाग और वेल ने जादू से सपोर्ट किया। फिर एलिसे ने घायलों को ठीक किया। ईना ने दीवार पर कंकाल देखे और ब्रांटाग ने अंदाज़ा लगाया कि ये पुराने एडवेंचरर होंगे। अगली सीढ़ी पर भी गोलेम थे, तो जंग जारी रही। वेल ने दुखी नज़र से एडवेंचररों को देखा और सोचा कि कब तक ये जंग चलेगी। बाहर राजा और आर्मस्ट्रांग वेल की पार्टी के लिए चिंतित थे। 5 दिन से कोई खबर नहीं और नोबल्स कह रहे थे कि वेल मर गया। कार्डिनल होहेनहाइम ने भरोसा दिलाया कि वेल और एलिसे जिंदा हैं। तभी लॉर्ड कमिश्नर रूकनर से टक्कर हो गई। नोबल्स की हंसी सुनाई दी और उन्होंने सोचा कि वेल की मौत की अफवाह कौन फैला रहा है। अफवाह लॉर्ड कमिश्नर का भाई बैरन रूकनर, जो कैसल ऑडिटर है, फैला रहा था। उसने कर्ट को लेटर भेजा कि वेल मर गया और उसके बेटे वेल का टाइटल ले लें। ये उसकी साजिश थी कि वो अपने भाई की जगह ले लें। खंडहर में 5 दिन की लगातार जंग से सब थक गए थे। फिर भी वेल ने एलिसे के साथ खाना खाते वक्त खुश मिजाज रहा। वो जंग और आराम के बीच बारी बारी से थे। सिर्फ 2 घंटे नींद लेते थे। प्रगति हो रही थी, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। फ्लोर दर फ्लोर उन्होंने गोलेम को हराया, लेकिन थकान और घाव बढ़ते गए। अगले फ्लोर में बड़ा कमरा था जिसमें ज्यादा गोलेम थे। एलिसे ने घाव ठीक की। जख्मी एरविन सोच रहा है कि क्या वो सच में जल्दी मरने वाला है। एलिस उसे हिम्मत देती है और एरविन भी कहता है कि उसे अपनी मौत का अफसोस होगा, क्योंकि वो अभी
तक नाइट कमांडर वॉरेन से नहीं जीता। उसके ये शब्द एलिस के दिल को छू जाते हैं और वो वेल की तरफ लंबे समय से देखती है। अगले फ्लोर में जाने से पहले एलिस वेल को हौसला देती है और कहती है कि वो जल्दी भाग निकलेंगे, वरना उसे अफसोस होगा कि उसने वेल से पहले शादी नहीं की। ये बातें वेल को खुश कर देती हैं और वो अगले फ्लोर में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हैरानी की बात है कि ये फ्लोर एक खुला मैदान है जहाँ कोई गोलेम सैनिक नजर नहीं आता। एरविन राहत से चिल्लाता है, लेकिन ब्रांटक सावधान रहता है। दूर वो एक बड़ी मूर्ति देखता है। मूर्ति धीरे धीरे जागती है और अपने पंख खोलती है, जो एक ड्रैगन गोलेम का रूप लेता है। ब्रांटक तुरंत बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करता है और कुछ सेकंड बाद ड्रैगन का लाइटनिंग ब्रेथ उन पर गिरता है। वेल अपनी मैजिक से शील्ड को सपोर्ट करता है। अनलकी बात यह है कि सोल्जर गोलेम्स पीछे से अटैक करते हैं और ईना पर हमला करते हैं। और भी गोलेम्स साइड दरवाजों से आते हैं और पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। अब वो चारों तरफ से घिर गए हैं, आगे ड्रैगन और पीछे गोलेम की फौज। वेल और ब्रांटक ड्रैगन के ब्रेथ से अपनी टीम को बचाने के लिए शील्ड बनाए रखते हैं, वहीं एरविन और लुइस सोल्जर गोलेम्स को रोकते हैं। इससे एलिस को ईना को ठीक करने का वक्त मिलता है। ईना की चोट इतनी गंभीर थी कि एलिस ने अपनी सारी माना खर्च कर दी, मैजिक रिंग की माना भी यूज़ की, और फिर भी उसे पूरी तरह ठीक करने में मुश्किल हुई। अगर ये स्टेलमेट चलता रहा तो वेल और ब्रांटक की माना खत्म हो जाएगी और ड्रैगन का ब्रेथ उन्हें खत्म कर देगा। इसलिए वेल फैसला करता है कि वो गोलेम को हराएगा। ब्रांटक को शक होता है कि वो ऐसा कर पाएंगे क्योंकि ड्रैगन का शरीर मिथ्रिल से बना है, लेकिन वो वेल पर भरोसा करता है। वो अपनी बची हुई मैजिक पावर वेल को देता है और वेल अपनी मैजिक बीम से ड्रैगन के ब्रेथ को पीछे धकेलता है। थोड़ी देर बाद ब्रांटक की माना खत्म हो जाती है और वो वेल की तरफ मुस्कुराता है। वेल उसे एल्फ्रेड की याद दिलाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है और वेल को ड्रैगन को अकेले हराना पड़ता है। बाकी लोग वेल को चीयर करते हैं, लेकिन ड्रैगन की ताकत बहुत ज्यादा होती है। वो फिर से वेल को पीछे धकेलने लगता है। अपनी होश खोते हुए वेल सबसे माफी मांगता है। तभी एलिस अचानक कहती है कि वो मिरेकल लाइट का जादू डालेगी। एक पल में वो वेल के होंठों को चूमती है और फिर बेहोश हो जाती है। वेल उसे पकड़ता है और अपनी मैजिक को तेजी से बढ़ता हुआ महसूस करता है। उसका अटैक पूरी ताकत से वापस आता है और आखिरकार ड्रैगन को हरा देता है, जो जमीन पर गिरकर मर जाता है। ड्रैगन की मौत से कमरे के सारे गोलेम्स बंद हो जाते हैं और बाकी लोग बेहोश वेल और एलिस को बचाते हैं। कुछ घंटों बाद वेल धीरे धीरे होश में आता है और लुइस और ईना को लड़ाई के बारे में बात करते देखता है। मिरेकल लाइट एक हीलिंग स्पेल है जो स्टैमिना को ठीक करता है, लेकिन खास हालात में माना भी बहाल कर सकता है। हालांकि इसके लिए किस की ज़रूरत नहीं, तो शायद एलिस ने यह मौका लिया अपने प्यार को जताने का। आखिर वो बिना किस किए मरने का अफसोस नहीं करना चाहती थी। जब वेल और एलिस होश में आते हैं, वो ब्रांटक से मिलते हैं जो इस नई जगह का अध्ययन कर रहा है। उसे पता चला कि इस जगह का रचयिता एक मशहूर मेज था जो ढेर सारे मैजिक आइटम्स बनाता था। शायद उसने सब कुछ लोगों की परीक्षा लेने के लिए बनाया कि वो इसके लायक हैं या नहीं। लायक किस चीज़ के लिए, ये वो जल्दी जानेंगे। एरविन और बाकी लोग उन्हें बुलाते हैं कि उन्होंने कुछ शानदार ढूंढ लिया है। वो एक बड़ा शिपयार्ड है जिसमें पुराने एयरशिप्स हैं जो उनके मौजूदा किंगडम में नए एयरशिप्स को पावर देने के लिए कोर के तौर पर यूज़ होते हैं। अरविन एक बटन दबाता है और गोदाम की एक दीवार खुल जाती है। आखिरकार वो प्राचीन खंडहरों से भाग निकलते हैं। उनकी खोज 7 पुराने एयरशिप्स, शिपयार्ड, मैजिक स्टोन्स, सोल्जर गोलेम्स, ड्रैगन गोलेम्स और साथ में रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के लिए हर एक को 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि अब इन्हें पैसे की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। वेल तब आर्मस्ट्रॉन्ग को बताता है कि वो राजधानी छोड़ रहे हैं। वो अपने घर ब्राइचबर्ग ड्यूकडम में एडवेंचर करना चाहते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग वादा करता है कि वो वेल की मौत की अफवाहें फैलाने वाले को ढूंढेगा, जो वेल को चौंकाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी गैर हाजिरी में महल में क्या हो रहा था। शायद बाकी नोबल्स वेल की सफलता से जेलस थे और उसके खिलाफ गंदी अफवाहें फैला रहे थे। आईना कहती है कि उनके साथ भी परेशानी हो रही है क्योंकि वो वेल के करीबी हैं। अब जब उन्हें 2 मिलियन गोल्ड मिल रहे हैं तो और लोगों का ध्यान उन पर जाएगा। वो तो गिल्ड के सिस्टम से रिवॉर्ड बांटने की शिकायत करना चाहती थी। वो चाहती थी कि सारा पैसा वेल को दे दिया जाए। चूंकि एलिस वेल की मंगेतर है, वो भी अपनी सारी संपत्ति उसे दे रही है। नतीजा, वेल अब 10 मिलियन गोल्ड का मालिक बन गया। वहीं ऑडिटर रोकनर के महल में वेल के खिलाफ साजिश रचने वाले नोबल्स एक और मीटिंग कर रहे हैं। वो अपनी ताकत मिलाकर वेल को ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं। उधर वेल के महल के बाहर एक ढकी हुई लड़की आती है। वो अंदर झांकती है और वेल को बाकियों के साथ कुकीज़ खाते देखती है। वेल को खिड़की के पास हलचल दिखती है, लेकिन जब वो बाहर देखता है तो कोई नहीं होता। फिर भी वो ब्राइचबर्ग वापस जाने के बाद महल की सुरक्षा के लिए किसी को हायर करने का फैसला करता है। चूंकि वेल से नाराज लोगों की संख्या ज़्यादा है, उसे मजबूत और वफादार इंसान चाहिए। बाकी लोग सुझाव देते हैं कि वो ह्यूमन फिजिट स्पिनर रोडरिच को रिटेनर बनाएं। रोडरिच को 3 साल से वेल का रिटेनर बनने का इंतज़ार था,
तो जब वेल ने उसे मंजूरी दी वो खुशी से रो पड़ा। वेल को फिर खिड़की के बाहर कुछ अजीब दिखता है, लेकिन लड़की जल्दी सिर हटाकर छुप जाती है। लड़की फिर से वेल के महल में जासूसी करने आती है और उन्हें लंच करते देखती है। अनलकी बात यह है कि बाकी लोग उसकी मौजूदगी महसूस कर लेते हैं। लुईस तेजी से खिड़की की तरफ दौड़ती है, जबकि अरविन खिड़की और वेल के बीच आ जाता है। लेकिन जब वो बाहर देखते हैं तो जासूस जा चुकी होती है। रॉडरिच वेल को वादा करता है कि वो जासूस को ढूंढेगा और सलाह देता है कि वो जल्दी राजधानी छोड़ दे, लेकिन वेल कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे अभी कुछ करना है। उधर पिंक हेयर्ड जासूस शहर की तरफ भागती है। उस दोपहर वेल और उसके दोस्त मैजिक गिल्ड जाते हैं, जहां वो टेलीपोर्टेशन मैजिक स्पेल का अध्ययन कर रहे थे जो वेल ने प्राचीन खंडहरों में ढूंढा था। हेड रिसर्चर लुकिस उन्हें गर्मजोशी से स्वागत करता है और वो मैजिक सर्कल दिखाता है जिसमें वेल इंटरेस्टेड था। ये एक नया प्रोटोटाइप है जो यूजर की सोच के मुताबिक कुछ भी समन कर सकता है। एरविन मुस्कुराता है और कहता है कि पैंटी चोर के लिए ये शानदार डिवाइस होगी। वेल आगे बढ़ता है और मैजिक सर्कल यूज करता है। वो आंखें बंद करता है और जिस इमेज पे ध्यान देता है वो समन करता है। कुछ सेकंड बाद ऑब्जेक्ट सामने आता है। ये एक मेज की पहनी हुई पैंटी होती है। फीमेल मेज वेल को थप्पड़ मारती है, जबकि एलिस जेलस दिखती है। वेल कहता है कि पैंटी चोर की बातों से उसका ध्यान भटक गया। ये वही नहीं जो वो चाहता था। वो फिर कोशिश करता है और इस बार सफल होता है। समनिंग लाइट इतना बड़ा था कि शायद उसने किसी जायंट की अंडरवियर समन की। बाद में पिंक हेयर्ड जासूस वेल और उसके दोस्तों को मेज गिल्ड की बिल्डिंग से बाहर आते देखती है, जहां वो एक बड़ा वैगन खींच रहे हैं। जासूस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वेल टेलीपोर्ट होकर घर चला जाता है। उधर ऑडिटर रुकनर के महल के बाहर रॉडरिच नोबल्स को साजिश रचते देखता है जो वेल के खिलाफ कैरेज में जा रहे हैं। वो रुकनर को ऊपरी खिड़की में शैतानी मुस्कान के साथ देखता है। जासूस फिर वेल के महल में आती है और खिड़की से झांकती है। वो वेल को एक बड़ा पार्टी करते देखती है। लगता है वो राजधानी छोड़ने से पहले अपने मददगारों के लिए विदाई पार्टी कर रहा है। इनमें ड्यूक अमाडियस प्लाइक्रोडर, आर्मस्ट्रॉन्ग ब्रेंथैग और कार्डिनल होहनहाइम शामिल हैं। वेल एक बड़ा डिश लाता है जिसमें टूना से बनी सुशी होती है। ये वही चीजें हैं जो वेल ने मेज गिल्ड के टेलीपोर्टेशन सर्कल से समन की थीं। नोबल्स को ये अजीब डिश खाने का तरीका समझ नहीं आता, तो वेल उन्हें दिखाता है कि इसे कैसे खाएं और सोया सॉस का इस्तेमाल कैसे करें जो उसने 3 साल में डेवलप की थी। मेहमानों को स्वाद बहुत पसंद आता है, जबकि खिड़की के बाहर जासूस एनवियस होकर देखती है। उधर रोदरिच अपनी खोज बताता है कि ऑडिटर रकनर ही वेल की मौत की अफवाहें फैला रहा था। वेल को हैरानी होती है क्योंकि उसने कभी रकनर से बात नहीं की। रोडरिक समझाता है कि रुकनर सिर्फ लॉर्ड कमिश्नर रुकनर को हटाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जिससे वेल का गहरा रिश्ता है। रोडरिच बताता है कि रुकनर ने वेल के परिवार को एक मैसेंजर भेजा था जो आगे की कहानी में दिखेगा। कर्ट को पता चलता है कि शहर में ये अफवाहें फैल रही हैं कि वो वेल को प्राचीन खंडहरों में मरने के लिए साजिश रच रहा था। न सिर्फ ये, बल्कि महल ने भी ये सुना और अब रुकनर को बुलाया जा रहा है। ये सब रोडरिच का प्लान था, जो झूठी अफवाहों से लड़ाई लड़ रहा था। रोडरिच बताता है कि वो असल में ऑडिटर रुकनर का बेटा है। एलिस आती है और उन्हें टूना ऑफर करती है, लेकिन खिड़की के बाहर जासूस ये देखकर और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो महल में घुसती है और वेल की तरफ धमकते हुए बढ़ती है। एरविन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पलट देती है जैसे पैनकेक। फिर वो सीधे वेल की तरफ दौड़ती है, लेकिन हैरानी की बात वो टेबल पर रुकती है और सुशी का एक टुकड़ा खाती है। लॉर्ड मार्शल एडगर आगे बढ़ता है और लड़की को विल्मा अपनी बेटी के तौर पर पेश करता है। विल्मा कहती है कि वो सिर्फ जांच कर रही थी कि वेल उसे खाना खिला सकता है या नहीं। उसने दिन भर वेल को चाय, केक और सुशी खाते देखा, तो वो खुश होकर कहती है कि वेल पास हो गया। फिर वो एलिस के साथ और खाने की तलाश में चली जाती है। एडगर अपनी बेटी के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है, जबकि ब्रांटक कहता है कि उसे लगता है विल्मा को हीरो सिंड्रोम है। इसका मतलब है कि उसकी मांसपेशियों में हमेशा मैजिक दौड़ती है, जिससे वो बहुत मजबूत है, लेकिन भूख भी बहुत लगती है। ईना और एलिस को विल्मा पसंद आती है और वो उसे फैटी टूना खिलाना चाहती हैं। एडगर चाहता है कि वेल विल्मा को बॉडीगार्ड बनाए। वो उसे शादी का ऑफर भी देता है। वेल मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ ब्राइट्सबर्ग में मॉन्स्टर हंटिंग और एडवेंचर करना चाहता है, लेकिन ये एडगर को कुछ सोचने पर मजबूर करता है और वो ड्यूक अमेडियस से पूछता है कि क्या वो सच में वेल को मॉन्स्टर हंट करवाना चाहता है। ड्यूक अमेडियस मुस्कुराता है और कन्फ्यूज्ड वेल को बताता है कि उसके पास एक मिशन है। ये सब पिछले कुछ दिनों में हुआ। वर्तमान में कर्ट ने एक लेटर खोला जिसमें वेल की मौत की खबर थी। साथ ही बताया गया कि उनके बेटे वेल का टाइटल ले सकते हैं। कर्ट अपनी अचानक अच्छी किस्मत पर हंसता है, लेकिन उसकी बीवी चिल्लाती है जब वो बाहर कुछ देखती है। कर्ट बाहर देखता है तो वेल और उसके दोस्त वहाँ होते हैं। ब्रंटक वेल के पार्टी और उसके पिता के बीच बातचीत को लीड करता है। वो बताते हैं कि 15 साल पहले पूर्व ड्यूक ब्लाइचरोडर ने दवा की तलाश में जंगल में एक्सपीडिशन की थी।
अनलकी बात यह कि इस एक्सपीडिशन में 2000 सैनिक मर गए। अब उनके शव ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं और मौजूदा ड्यूक अमाडियस ने वेल को उन्हें शुद्ध करने का काम सौंपा है। अब वो मॉन्स्टर्स को हैंडल करने की बात करना चाहते हैं। चूंकि इंचांटेड फॉरेस्ट बाउमाइस्टर टेरिटोरी के अंदर है, उन्हें बेचे गए रॉ मटेरियल्स का कुछ प्रतिशत मिलेगा। विलेज चीफ क्लॉस कहता है कि नॉर्मल प्रतिशत 30% होता है, लेकिन कर्ट 25% मांगता है। ये बेतुका है और ब्रांटक समझाता है कि वो बाउमाइस्टर सोल्जर्स की बची हुई चीज़ें वापस करेंगे। हरमान दूसरा भाई कर्ट से विनती करता है कि वो समझदारी से फैसला करे, लेकिन कर्ट अड्डा रहता है। वो कहता है कि उनके सैनिकों के पास ज़्यादा सामान नहीं था तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, साथ ही उन्होंने पहले ही अंतिम संस्कार कर दिए थे। एलिस कहती है कि बिना शवों को शुद्ध किए कोई भी अंतिम संस्कार उन्हें सच्ची शांति नहीं देगा। वो मिशन सफल होने के बाद फिर से अंतिम संस्कार करने को तैयार है। कर्ट उसे नज़रअंदाज करता है और पूछता है कि क्या वो चर्च डोनेशंस के पैसे के पीछे है। एरविन कर्ट के रवैये से परेशान होकर टेबल पर हाथ मारता है। वेल जल्दी से बीच बचाव करने कूद पड़ता है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि वो लॉर्ड से बातचीत करने आए हैं, न कि उसके वारिस से। कर्ट फिर बहस करने वाला होता है, लेकिन विल्मा के पेट की तेज़ आवाज़ सबको बचा लेती है। लगता है वो बाउमाइस्टर की मशहूर वाटरी सूप चाहती है। रात को कर्ट अपने इलाके के मर्दों के साथ अलग मीटिंग करता है। मर्द इस बात से खुश हैं कि उनके बेटे और भाइयों को आखिरकार शांति मिलेगी, लेकिन कर्ट कहता है कि वेल सिर्फ एक काम के लिए है, वो घर वापस नहीं आ रहा। कर्ट अपने पद को लेकर असुरक्षित है। उधर महल में बचे लोग डिनर कर रहे हैं। हरमन वेल को बताता है कि सबसे बड़े भाई के जाने के बाद कर्ट का व्यवहार खराब हो गया। कर्ट हमेशा डरता था कि वेल वापस आकर उसका वारिस का पद छीन लेगा। हरमन की बीवी मार्लिन खाना लेकर आती है। विल्मा सारा खाना देखकर ललचाती है, जबकि मार्लिन हरमन को डांटती है कि उसने ब्रांटाग को शराब क्यों नहीं ऑफर की। ब्रांटाग मना कर देता है, जो सबको हैरान करता है। मार्लिन वेल को मिशन के लिए हौसला देती है। पता चलता है कि उसका दादा 15 साल पहले एक्सपीडिशन में मारा गया था। वेल वादा करता है कि वो मार्लिन के दादा की कोई भी चीज़ मिलने पर लौटा देगा, जिससे मार्लिन वेल की मेहनत और अच्छाई की तारीफ करती है और कहती है कि काश वो वारिस होता। बाकी लोग अब डरने लगते हैं कि कहीं सक्सेशन क्राइसिस में फंस ना जाएं। अगले दिन वेल का ग्रुप एन्चांटेड फॉरेस्ट की तरफ बढ़ता है और मिशन शुरू करने के लिए अनडेड को गालियां देता है। ज़ॉम्बीज़ गालियां सुनकर नाराज़ हो जाते हैं और झुंड में बाहर आते हैं। ज़ॉम्बीज़ के साथ एक रेड फिल्टर आया, जिससे सब लाल हो गया। ज़ॉम्बीज़ के आने पर एलिज एक मैजिक सर्कल निकालती है और वेल के साथ मैजिक डालती है। एक प्यूरिफिकेशन बैरियर चारों तरफ उठता है। जब ज़ॉम्बीज़ बैरियर को पार करते हैं, वो गायब हो जाते हैं। एरविन बेकार महसूस करता है क्योंकि उसे कुछ करने को नहीं मिलता, लेकिन ब्रांटाग कहता है कि मृतकों की चीज़ें इकट्ठा करना भी मिशन का हिस्सा है। ये चलता रहता है जब तक ज़्यादातर अनडेड खत्म नहीं हो जाते। पूर्व ड्यूक भी आता है और बैरियर छूते ही शुद्ध हो जाता है। अब सिर्फ मार्लिन का दादा बचा है। वो आने में देर करता है जब एक अनडेड वाइवर्न अचानक उनके ऊपर उतरता है। वाइवर्न अटैक करता है, लेकिन विल्मा एक झटके में उसका सिर काट देती है। प्यूरिफिकेशन मैजिक शुरू हो जाती है। उधर और अनडेड एनिमल्स आते हैं। ग्रुप एक्टिव हो जाता है और सबको मार देता है। कुछ घंटों बाद सब थक जाते हैं और उनकी प्यूरिफिकेशन मैजिक खत्म हो जाती है। अनलकी मार्लिन का दादा उसी वक्त आता है। वेल अनडेड की तरफ बढ़ता है और सब हैरान हो जाते हैं जब अनडेड बोलता है। अनडेड अपनी पोती के बारे में पूछता है तो वेल बताता है कि वो ठीक है। अनडेड सोड डाल देता है और एलिस उसे शांति से शुद्ध कर देती है। मिशन की सफलता के बाद वो अनडेड की चीज़ें उनके परिवारों को लौटा देते हैं। टाउन्समैन वेल का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन कर्ट अचानक आता है और ऐलान करता है कि सारी कवच और तलवारें उन्हें सौंप दें। टाउन्स पीपल रिलक्टेंट हैं क्योंकि वो इन्हें दफनाना चाहते थे, लेकिन कर्ट कहता है कि उनके इलाके में मेटल की कमी है। दोनों पक्षों को खुश करने के लिए वेल एक बड़ा आयरन ब्लॉक समन करता है और कर्ट को दे देता है। कर्ट नाराज़ होता है, लेकिन चूंकि वेल मिशन के बाद जा रहा है, वो चुपचाप चला जाता है। ड्यूक अमाडियस वेल को वादा करता है कि वो बाकी चीज़ों के मालिकों को पहचान लेंगे। वेल को राहत होती है कि मिशन खत्म हुआ और वो अपने परिवार की लड़ाई से दूर हो सकता है, लेकिन ड्यूक उसे स्टैंड बाय रहने का आदेश देता है। जब वो और उसका ग्रुप चले जाते हैं, ड्यूक अमाडियस और लॉर्ड कमिश्नर रुकनर उन्हें देखते हैं। उनका प्लान अभी भी जारी है। वापस आने पर विलेज चीफ उनसे पूछता है कि क्या वो अगले दिन फ्यूनरल में शामिल होना चाहेंगे। एलिज सेरेमोनी लीड करती है, जबकि टाउन्समैन कर्ट पर गुस्सा होते हैं जो अपने लोगों के फ्यूनरल में भी नहीं आया। एक भव्य डिनर टाउन में मृतकों की याद में होता है और टाउन्स पीपल वेल को वाइन ऑफर करते हैं। वेल मना कर देता है और कहता है कि इसे ब्रांटैग को दें, लेकिन ब्रांटैग पहले ही मना कर चुका था, जो वेल को अजीब लगता है। वो कर्ट की बीवी अमली और उसके बेटों को मृतकों का सम्मान करते देखता है। उसके बेटे वेल से मिलकर खुश हो जाते हैं और उसकी कहानियां सुनने को कहते हैं। ईना और लुईज शो डालकर वेल की कामयाबी सुनाती हैं, जबकि वेल उन्हें होममेड कैंडीज देता है। सेलिब्रेशन खत्म होता है और रात के वक्त विलेज चीफ फिर वेल से मिलता है।
वो चुपके से आता है और वेल से इलाके का वारिस बनने की विनती करता है। वेल हैरान होता है, लेकिन चीफ कहता है कि सब यही चाहते हैं और कर्ट के नीचे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। वेल कहता है कि वो बस एक एडवेंचरर बनना चाहता है, लेकिन चीफ कहता है कि वो रॉडरिच जैसे रिटेनर को जिम्मेदारी दे सकता है, इससे वो एडवेंचर कर सकेगा और लॉर्ड भी रहेगा। ब्रंटग अचानक आता है और बताता है कि ये रॉयल फैमिली की भी इच्छा है। ब्रंटग वेल को किंग के पूरे प्लान की डिटेल्स बताता है। पता चलता है कि क्राउन कई सालों से किंगडम के दक्षिणी हिस्से को डेवलप करना चाहता था, लेकिन इलाके के लॉर्ड्स साधारण थे। अब नया वारिस कर्ट भी साधारण और परेशानी वाला है। क्राउन उसे हटा नहीं सकता क्योंकि बाकी लॉर्ड्स नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने वेल को परिवार में भेजकर कर्ट को भड़काने का प्लान बनाया। फिर कर्ट के पिता को जिम्मेदारी लेकर रिटायर करवाएंगे और वेल को लॉर्ड बनाया जाएगा, जो अब जनता के बीच मशहूर है। अगली सुबह वेल अपने दोस्तों के साथ क्राउन के प्लान को शेयर करता है। सब हैरान होते हैं कि वेल फैसले को लेकर परेशान क्यों है, क्योंकि वो हमेशा किंग के हुक्म मानता है। लेकिन जब वो अपने भतीजों के साथ खेलता दिखता है, सब समझ जाते हैं अगर वेल लॉर्ड बनेगा तो ये बच्चे अपना नोबल भविष्य खो देंगे। अनलकी उन्हें नहीं पता कि विलेज चीफ उनकी बातें सुन रहा है। रात को डिनर के दौरान हंगामा होता है। टाउन्स पीपल आते हैं और लॉर्ड से विनती करते हैं कि वो वेल को वारिस बनाए। हरमन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग डरते नहीं और सज़ा से बचने की बात नहीं मानते। वो वेल से फैसला करने को कहते हैं, इससे पहले कि वो अगले दिन चले। वेल कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसने जाने का प्लान नहीं बनाया था। उधर ब्रांटाग को विलेज चीफ को झाड़ियों में देखता है। वो उसे डांटता है कि क्राउन को सिटीजन्स का प्लान में दखल पसंद नहीं। चीफ मान जाता है और चला जाता है, लेकिन वो ब्रांटाग को अमली से सावधान रहने की चेतावनी देता है। उसी वक्त अमाली कॉन्फ्रंटेशन को खिड़की से देख रही होती है। वो कर्ट को कुछ सिटीजन्स के साथ बात करते सुनती है जो उसे सज़ा देने की बात कर रहे हैं। अगली सुबह वेल अभी भी सोच में डूबा है। ब्रांटग उसे बताता है कि अगर वो पद स्वीकार करता है तो कर्ट को एग्जाइल्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे चुप करा दिया जाएगा। वेल कर्ट से फिर मिलता है और समझौते की कोशिश करता है। वो कर्ट से अनडेवलप्ड लैंड मांगता है, बदले में वो उसे रैंक अप और फंड्स देगा। इससे सबकी ज़िंदगी बेहतर होगी और परिवार आगे बढ़ेगा। कर्ट इस ऑफर से नाराज़ होता है और सोचता है कि वेल उसे ठगना चाहता है। वो वेल को जाने का हुक्म देता है। बाहर अमली से टकराता है। वेल उसे बताता है कि उसका समझौता किसी को खुश नहीं करेगा, लेकिन ये सबसे कम नुकसान वाला तरीका है। अब उसे नहीं पता क्या करना है। अमली उसकी परेशानी देखती है और कहती है कि उसे बस बच्चों की सलामती चाहिए। वेल अपने दोस्तों को बताता है कि वो लॉर्ड का पद स्वीकार करेगा, लेकिन किसी की जान नहीं लेगा। वो उनसे मदद मांगता है। सब मुस्कुराते हैं और वादा करते हैं कि हमेशा उसके साथ रहेंगे। अगले दिन सब टाउन में बाजार लगाते हैं। वेल होम मेड कॉन्डिमेंट्स, लुइस क्लोथ्स, इना हैंडक्राफ्ट्स और अर्विन वेपन्स बेचता है। टाउन्सफोक तुरंत सामान खरीदने लगते हैं। कर्ट के सपोर्टर्स नाराज़ होते हैं क्योंकि वेल उनके ग्राहक छीन रहा है। वो कर्ट से शिकायत करते हैं और पूछते हैं कि क्या वेल को मार दें। कर्ट उन्हें डांटता है क्योंकि वो मैजिशियन है और सब मर जाएंगे। सपोर्टर्स वापस लौटते हैं जब वेल अचानक उनके सामने आता है। वो गिर जाते हैं। अगली सुबह कर्ट का आखिरी हेंचमैन उसे बताता है कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ, बल्कि सब अब वेल के साथ हैं। वेल ने उन्हें फंड्स और ट्रेनिंग ऑफर की थी। वो कर्ट को कुछ करने के लिए उकसाना चाहता है। उधर वो और रॉडरिच अमाली और उसके बेटों के लिए सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं। कर्ट को चर्च भेजने की प्लानिंग है ताकि क्राउन उसे न मारे। अब वेल को कार्डिनल होहेनहाइम को मनाना है। रॉडरिच बताता है कि कई लोग वेल से मिलना चाहते हैं। लॉर्ड कमिश्नर रॉकनर और लॉर्ड मार्शल एडगर पहले से ही वेल के करीबी हैं, तो नोबल्स उससे दोस्ती बढ़ा रहे हैं। उधर ऑडिटर रॉकनर एक आर्टिफैक्ट अपने सबऑर्डिनेट को देता है और कर्ट को पहुंचाने का हुक्म देता है। कुछ दिन बाद कर्ट नाराज़ होता है जब सिर्फ एक व्यक्ति मीटिंग में आता है। बाकी सब अब वेल का सपोर्ट करते हैं। कर्ट अकेला रह जाता है और मजबूरी में नाइफ लेकर वेल को मारने की तैयारी करता है। अचानक एक आवाज़ पूछती है कि क्या ये काफ़ी होगा। ये ऑडिटर का सबऑर्डिनेट होता है। वो आर्टिफैक्ट देता है और कहता है कि ये ड्रैगन्स फ्लूट है। सबऑर्डिनेट माफ़ी मांगता है कि उसने वेल की मौत की गलत जानकारी दी थी। बदले में वो बस अनडेवलप्ड लैंड की बातचीत में उनका सपोर्ट चाहता है। कर्ट खुश होकर मान जाता है। कुछ दिन बाद ब्रांटाग को कर्ट के अकेले जंगल में आने का एहसास होता है। उन्होंने वेल के अकेले जंगल में होने की अफवाह फैलाई थी। कर्ट अटैक करने आता है। सब हैरान होते हैं कि वो अकेला आया, लेकिन ब्रांटाग सोचता है कि उसके पास कोई तुरुप का पत्ता है। वेल कर्ट से मिलता है और बनावटी तरीके से कहता है कि उनकी मुलाकात अचानक हुई। कर्ट उसकी एक्टिंग पकड़ लेता है और रिटेनर्स को बाहर आने को कहता है। सबको सामने आना पड़ता है। कर्ट हार मान लेता है और ड्रैगन्स फ्लूट निकालकर धमकी देता है। ब्रांटाग उसे देखकर चौंक जाता है और बताता है कि ये फ्लूट ड्रैगन्स को बुला सकता है। ईना कहती है कि ड्रैगन से लड़ना उनके लिए नया नहीं, लेकिन ब्रांटाग कहता है कि एक साथ कई ड्रैगन से लड़ना मुश्किल होगा।
एलिस कर्ट की इंसानियत को याद दिलाती है कि ड्रैगन सिटीजन्स पर भी अटैक करेंगे, लेकिन कर्ट को परवाह नहीं, वो सबको धोखेबाज मानता है। वेल हिल नहीं सकता तो ब्रांटाक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कर्ट पागलों की तरह बोलता रहता है और ब्रांटाक अचानक मैजिक लेजर से अटैक करता है, लेकिन लेजर फ्लूट से टकराकर वापस आता है। कर्ट मुस्कुराता है और फ्लूट बजाता है। आसमान गड़गड़ाता है और गोस्ट्स जमीन से उठते हैं। कर्ट का ट्यून बहुत शानदार होता है, उसे बैंड शुरू कर देना चाहिए था। अनलकी, गोस्ट्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। वेल उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन विल्मा उसे रोकती है। फ्लूट असल में ड्रैगन्स फ्लूट नहीं बल्कि फ्लूट ऑफ मैलिस है। ब्रांटाक को शक था क्योंकि ड्रैगन्स फ्लूट रेयर होता है। फ्लूट ऑफ मैलिस आसपास की मैलिस को खींचता है और यूजर को ताकत देता है, लेकिन यूजर अनडेड बन जाता है। कर्ट फ्लूट बजाता रहता है और गंदे ख्यालों में डूब जाता है। गोस्ट्स उसे घेर लेते हैं और एक जाइंट मॉन्स्टर में बदल देते हैं जिसमें कर्ट कोर होता है। ब्रांटाक वेल से होली मैजिक डालने को कहता है और बताता है कि उसका भाई अब मर चुका है, लेकिन वेल सिर्फ देखता रहता है। मॉन्स्टर पंच मारता है जो गोल्डन लाइट से रुकता है क्योंकि एलिस आगे आती है। अनलकी, मॉन्स्टर बहुत मजबूत होता है और एलिस पीछे हट जाती है। वो खुद को कुर्बान करने को तैयार होती है, लेकिन वेल होश में आता है और मदद करता है। वो एलिस से मैजिक एक्सपैंड करने को कहता है जैसा इंचांटेड फॉरेस्ट में किया था। आखिरी नज़र भाई पर डालकर वेल मैजिक डालता है। गोल्डन लाइट मॉन्स्टर को ढक लेता है और वो शुद्ध हो जाता है। सिर्फ फ्लूट जमीन पर गिरता है। उधर कर्ट की मेलेवोलेंट स्पिरिट किंगडम में उड़ती है और रकनर के महल में घुसकर उसे अटैक करती है। अगले दिन नाइट्स रकनर के महल को घेर लेते हैं। वेल और रोडरिच वहां होते हैं और जानते हैं कि रुकनर और उसके साथी स्पिरिट से मर गए। स्पिरिट को प्रीस्ट्स ने शुद्ध किया। ये वही स्पिरिट था जो वेल ने मॉन्स्टर शुद्ध किया था, लेकिन कर्ट की नफरत ने उसे वहां पहुंचाया। नफरत। अफसोस की बात है कि पहले से ही एक अफवाह फैल गई है कि ये सब कर्ट ने किया। इसका मतलब है कि अमली और उसके बेटों के लिए वहां शिफ्ट होना मुश्किल होगा। आखिरकार अमली और उसके बेटे हरमन के साथ रहने के लिए शिफ्ट हो गए। वेल को ये पसंद नहीं था कि लोग उसे हीरो कहते हैं, लेकिन अब वो किसी एक को भी बचा नहीं सका। उसे ये भी नापसंद था कि हर नोबल के अपने अपने प्लान और एक दूसरे के पीछे साजिशें होती हैं, लेकिन ब्रांटाक ने बताया कि वेल खुद एक नोबल है और उसके भी अपने प्लान हैं। इससे वेल को अपनी खुद की नाइंसाफ़ी का एहसास हुआ। वो दिन भर चुप रहा, शहर में घूमता रहा, दोस्तों के बीच डिनर के दौरान भी सोचता रहा। रात को वेल ने एलिस से पूछा कि क्या वो कभी रियलिटी से दूर लगता है। एलिस ने माना कि उसे वेल का अजीब बर्ताव कई बार लगा। कभी कभी वेल उसे पास होने के बावजूद बहुत दूर लगता है। वेल को समझ आया कि शायद वो अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी को असली जिंदगी मानता है, न कि इस दुनिया को। वो अभी तक इस दुनिया को स्वीकार नहीं कर पाया। एलिस ने वेल का हाथ पकड़ा और वेल मुस्कुराया। उसने वादा किया कि अब से वो एक सही नोबल बनने की कोशिश करेगा। जब अगली बार वेल को राजा ने बुलाया, राजा ने उसे बॉमाइस्टर नाइटडम से छीनी गई सारी अनडेवलप्ड जमीन दे दी। साथ ही राजा ने पूछा कि वो इनाम में क्या चाहता है। वेल ने बताया कि ऑडिटर रकनर के घर में 12 नोबल पोजीशंस खाली हुई हैं, तो वो इनमें से 2 पोजीशंस खुद देना चाहता है। राजा का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि सिर्फ राजा को ही टाइटल देने का हक है। लॉर्ड मार्शल एडगर ने वेल को उसकी हिम्मत के लिए डांटा और कार्डिनल होहनहाइम ने उसे अपना रिक्वेस्ट वापस लेने को कहा, लेकिन लॉर्ड एडगर ने सुझाव दिया कि अनडेवलप्ड जमीन किसी और को दे दी जाए। लॉर्ड अमाडियस ने वेल का बचाव किया, पर बाकी लोग उसे अपने ड्यूकडम को बढ़ाने की कोशिश का आरोप लगाने लगे। नोबल्स फिर से बहस करने लगे। तब तक आर्मस्ट्रॉन्ग ने चिल्लाकर सबको चुप कराया। उसने वेल को भी रिक्वेस्ट वापस लेने को कहा क्योंकि उसने महल में शांति बिगाड़ दी। इसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग ने राजा से अनडेवलप्ड जमीन का एक हिस्सा खुद मांगा। राजा ने बात संभाली और आर्मस्ट्रॉन्ग का ऑफर ठुकरा दिया। उसने दोहराया कि यह जमीन वेल ही डेवलप करेगा। उधर आर्मस्ट्रॉन्ग ने सीक्रेटली वेल को आंख मारी। उसका प्लान वेल की मदद करने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है आर्मस्ट्रॉन्ग सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि चालाक भी है। आखिर में राजा ने वेल को 2 नोबल टाइटल देने का हक दिया और उसका रैंक काउंट तक बढ़ा दिया। सबने तालियां बजाईं। बाद में राजा मुस्कुराते हुए वेल की समझदारी की तारीफ की। उसने हर किसी की एक्टिंग की भी तारीफ की, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग को बहुत ऑब्वियस होने के लिए फटकारा। आर्मस्ट्रॉन्ग जोर से हंसा। लगता है राजा ने उनकी सारी साजिशें देख ली थीं। गांव में वापस वेल ने अमली को बताया कि वो उसके बेटों को नोबल टाइटल देगा जब वे बड़े हो जाएंगे। अमली की आंखें खुशी से चमक उठीं। अमली ने वेल को बताया कि उसके बेटे समझ जाएंगे कि उनके पिता की मौत कर्ट की गलतियों की वजह से हुई। उधर वेल ने अपनी नई ज़मीन को डेवलप करने का प्रोजेक्ट शुरू किया। वही सीन था जो एपिसोड 1 में शुरू में हुआ था। उन्होंने और ज़मीन साफ करने की योजना बनाई, खासकर कार्डिनल होहनहाइम की मदद से चर्च के लिए और लॉर्ड कमिश्नर रुकनर, लॉर्ड मार्शल एडगर, ड्यूक अमाडियस के लिए सुविधाएं बनाने के लिए। ये सब बदले में उनकी मदद के लिए, जिन्होंने वेल को 2 नोबल टाइटल देने का हक दिलवाया। लेकिन एक ख़ास चीज़ में वे दखल नहीं देंगे। वेल ने एक ब्लूप्रिंट निकाला जिसमें माइसो और सोय सॉस वर्कशॉप की योजना थी। बाकी लोग जल्दी ही अपनी अपनी मांगों के साथ पहुंचने लगे, जिससे वेल थोड़ा कंफ्यूज्ड लेकिन खुश हुआ। अपने नए व्यस्त नोबल जीवन से
रात को वेल ने अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी खाना खाया और उसे एहसास हुआ कि 8वां बेटा होना इतना बुरा भी नहीं था।